नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधारती। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह टॉपिक है कि आप कोई बुक रिव्यू कैसे किया जाए, या किसी जर्नल्स में अगर आप आर्टिकल पब्लिश करना चाह रहे हैं तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, या न्यूज़पेपर या मैगजीन में अगर आप ओपिनियन पेज लिख रहे हैं तो उसको लेकर क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, या उसको लेकर क्या चैलेंजेज हैं। या अगर आप पेपर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो पेपर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसके पहले आपको एक पेपर लिखना पड़ता है, तो उस पेपर लिखते समय आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग ये जो भी टॉपिक है उस पर ओवरऑल हम लोग बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए विद्या भैया हैं जो बताएंगे कि हमारा ओवरऑल अप्रोच क्या होना चाहिए। विद्या भैया आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Okay, so hello everyone. My name is Vidya Sagar, and I think you guys are familiar with my name because we started this very significant project of disseminating knowledge and information through this channel, and led by Vikas. And I was, I think, very fortunate that I was the first speaker to share my thoughts and ideas and my opinions with all of you. So now I'm very happy to part of the, I mean, after a long time I am part of this second episode. So currently I'm a doctoral candidate at the Faculty of Sociology, University of Bielefeld, Germany. I'm going to start my PhD there next month. So this is my new introduction for all of you, and I hope we will try to talk about sort of academic writing and other sort of writings, and how we are going to deal with the challenges. And हम लोग कोशिश करेंगे दोनों भाषाओं में बात करें ताकि जो वर्नाकुलर मीडियम के भी जो शोधार्थी हैं उनको भी हेल्प मिले एकेडमिक राइटिंग वगैरह को करने में, और क्या क्या उनके लिए चुनौतियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले विद्या भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो बुक रिव्यू है, बुक रिव्यू एक एकेडमिक्स राइटिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो बुक रिव्यू या पेपर आप राइटिंग करते हैं या जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो राइटिंग पार्ट है उसको लेकर आप किस रूप के चैलेंजेस देखते हैं और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक थीम पर आएंगे कि हाँ बुक को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए, या पेपर राइटिंग कर रहे हैं उसमें। तो सबसे पहले तो आप राइटिंग पार्ट में जो चैलेंजेस होता है आपके हिसाब से उस पर थोड़ा सा पहले आप सबसे पहले तो देखिए, अगर आप एकेडमिक्स में हैं, खासकर अगर आप रिसर्च की दुनिया में हैं, तो राइटिंग आपके एवरीडे अफेयर्स का हिस्सा है। चाहे आपका थीसिस राइटिंग हो या आपका टर्म पेपर राइटिंग हो या किसी तरीके का राइटिंग है, तो राइटिंग से आप भाग नहीं सकते हैं। राइटिंग आपका एक्चुअली सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट होता है रिसर्च का, क्योंकि आपका कोई भी आउटपुट जो होता है रिसर्च का वो आप राइटिंग में ही वो एक्सप्रेस करते हैं। चाहे वो थीसिस हो या आपका कोई स्मॉल प्रोजेक्ट का रिपोर्ट हो या कुछ किसी तरीके का एकेडमिक वर्क या नॉन एकेडमिक वर्क आप करते हैं। तो अभी देखेंगे आप, खासकर हाल के 5 से 10 सालों में एकेडमिक राइटिंग की जो दुनिया है वो काफ़ी एक्सपेंड हुई है। जो रिसर्चर हैं वो सिर्फ अपने राइटिंग को सिर्फ जो रेप्यूटेड जर्नल्स हैं या जो एकेडमिक वेबसाइट्स हैं या ब्लॉग्स हैं वहाँ पे ही पब्लिश नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव स्पेसेस वेयर यू कैन राइट, वेयर यू कैन शेयर और डिसेमिनेट योर रिसर्च वर्क, और वी कॉल दैट एक्चुअली इन डिस्कोर्स ग्रे लिटरेचर, कि जब आप अपने एकेडमिक राइटिंग को पब्लिक के लिए, मास के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं तो ग्रे लिटरेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम एकेडमिक्स में आते हैं तो बहुत ही इनिशियली, जैसे आप मास्टर्स में होते हैं, एमफिल में होते हैं या पीएचडी में भी, इनिशियली आपको जो पहला जो राइटिंग से इंटरेक्शन आपका होता है टर्म पेपर, बहुत जो कि छोटे स्केल पे होता है, जहाँ पे आप बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और कुछ अपना एक ओपिनियन बना के, कुछ क्रिटिकल एक थॉट होता है जो उसको आप लिखते हैं। लेकिन जो सबसे स्ट्रक्चर्ड आई थिंक जो राइटिंग होता है, जो आपको असाइन होता है, वो होता है बुक रिव्यू। बहुत इनिशियली आपको मिलता है। तो हम लोग बुक रिव्यू के बारे में बात करेंगे। जनरली कोई भी नई किताबें आती हैं आपके डिस्कोर्स पे, आप सपोज करिए कि अगर आपका एरिया इंडियन पॉलिटिक्स पे आप काम कर रहे हैं, या कोई इंटीकास्ट लिटरेचर पे काम कर रहा है, या कोई हायर एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई इमोशन पे काम कर रहा है, तो जो भी रिसर्चर हैं उनके अपने एक सेट ऑफ थीम्स हैं और एरियाज हैं जहाँ पे आप उस चीज़ को देखते हैं, और उस एरिया में नए नए राइटिंग्स हमेशा आते रहते हैं। तो एक अच्छी रिसर्चर की एक खासियत होती है कि जो भी नए राइटिंग्स होता है उसके साथ इंगेज होता है, वो क्रिटिकली इंगेज होता है। सपोज करिए कि आपके डोमेन की कोई नई किताब आई, तो एज ए रीडर आप बुक को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जब एज ए रिव्यूअर आप पढ़ते हैं, आप चाहते हैं कि उस बुक को रिव्यू भी करें। जैसे सिनेमा का रिव्यू होता है, हम लोग मूवी रिव्यू करते हैं, तो बुक रिव्यू सिर्फ समरी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे बहुत सारी क्लासिक बुक हैं, अगर उनके रिव्यूज़ को पढ़ेंगे तो उन क्लासिक बुक को भी लोगों ने चैलेंज किया। जैसे आप बेनेडिक्ट एंडरसन की किताब है
जो इमेजिन कम्युनिटी, तो उस किताब को भी जो बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स ने रिव्यू किया है, तो पूरे उस डिस्कोर्स को उन्होंने चैलेंज किया है। तो क्रिटिक जब हम कहते हैं बुक रिव्यू, तो बुक रिव्यू सिंपली मीन्स कि आप टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, उसको क्रिटिकली लोकेट करते हैं आप कंटेम्परेरी डिस्कोर्स में कि एक्चुअली जो डिबेट और जो जिस थीम को एड्रेस कर रहा है वो बुक एक्चुअल में कितना रेलिवेंट है, ऑथर कहाँ मिस हो गया है, ऑथर का कौन सा आर्गुमेंट है जिसको उसने अच्छे से पकड़ नहीं पाया है, या उसको कुछ और तरीके से भी देखा जा सकता है। तो बुक रिव्यू मतलब सिंपल ये नहीं कि बुक में ये लिखा गया है और ये चैप्टर वाइज आपने समरी दे दिया, दिस इज नॉट बुक रिव्यू एट ऑल। आप उसको समरी बोल सकते हैं। हाँ, वो समरी हो सकता है, रिव्यू नहीं हो सकता है। रिव्यू हमेशा क्रिटिकल होता है, आप क्रिटिकली टेक्स्ट को समझते हैं। दो चीज मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ विद्यावे कि एक क्रिटिकली और दूसरा बात कि जो आप थीम उठा रहे हैं उस थीम को लेकर जो कंटेम्परेरी डिबेट चल रहा है उस बुक को वहां लोकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव एक्शन, जैसे अभी ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस पर अगर कोई बुक आ रहा है तो ईडब्ल्यूएस को लेकर जो भी डिबेट चल रहा है वो आपको सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में देखिए या आप स्कॉलरली अगर जर्नल्स में अगर डिबेट आ रहा है, चाहे उस पर आर्टिकल्स आ रहा है, उस सब को कंटेक्सचुअलाइज करके इस बुक को देखना पड़ेगा। और दूसरा कि जो आपका अप्रोच हो वो क्रिटिकल होना चाहिए। राइट। तो बुक रिव्यू को जब आप टारगेट करते हैं, आपने सपोज करिए कि आपके डिस्कोर्स पे, आपके डोमेन पे कोई किताब आई, तो जनरली क्या होता है कि आप रिसर्चर्स, एज ए रिसर्चर आप बहुत सारे जर्नल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं आपके एरिया में। तो बहुत सारे जर्नल क्या होता है कि उनके पास कमीशन बुक, दो तरह के बुक रिव्यू होते हैं, एक होती है कमीशन बुक रिव्यू, दूसरी तो नॉन कमीशन बुक रिव्यू। कमीशन बुक रिव्यू का मतलब ये होता है कि जर्नल ने ऑलरेडी एक लिस्ट जारी की है, 20 से 21 के लिए ये किताबों का रिव्यू हम मांग रहे हैं, 21 से 22 के लिए इन किताबों का रिव्यू मांग रहे हैं। तो एज ए इंडिपेंडेंट आप एज ए रिव्यू सबमिट नहीं कर सकते किसी अपने इंटरेस्ट की बुक का, क्योंकि वो बुक कमीशन लिस्ट में नहीं है, उसी में से आपको चूज करना पड़ेगा, उसमें से चूज करना पड़ेगा। तो बहुत सारे जैसे एलएससी का बुक रिव्यू क्लब है, अगर उन वहां जाएंगे, आप एलएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो देखेंगे एलएससी ने हर एक साल का एक लिस्ट जारी किया है कि इस साल की 2021 से 22 की किताबें ये हैं, 21 से 22 की किताबें ये हैं, 22 से 23 की किताबें ये हैं, और आपको उन्हीं बुक्स के लिस्ट से ही आपको किसी एक बुक का रिव्यू करना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं कमीशन बुक रिव्यू। नॉन कमीशन बुक रिव्यू है जो आपके एरिया का, आपके इंटरेस्ट का जो बुक था, आपने उसको पढ़ा, उसका रिव्यू लिखा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी रिजर्वेशन पे किताब आई है अभिनव चंद्रचूड़ की, तो अभिनव चंद्रचूड़ की किताब आपने पढ़ी, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं कास्ट की बात कर रहा है, मार्जिनेशन की बात कर रहा है, कोटा की बात कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर इस बुक का रिव्यू करता हूँ तो पब्लिश कहाँ करना है। तो पहले आप देखते हैं कि कोई भी रिव्यू बुक का कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको ढूंढना पड़ता है कि इसको पब्लिश कहाँ करें। तो आपको उसके लिए आपको उस थीम पे, उस एरिया पे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल हैं उसको ढूंढें आप। मान लीजिए सपोज करिए आप कास्ट पे काम कर रहे हैं तो ईपीडब्ल्यू है और कंटेम्पररी वॉइस ऑफ दलित है, तो इस तरीके के जर्नल में बुक रिव्यू आप ऑटोनोमस सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए कमीशन बुक रिव्यू की जरूरत नहीं होती है। तो आप उनके स्ट्रक्चर, तो कोई भी जर्नल टारगेट करते हैं तो हर एक जर्नल का अपना एक स्टाइल होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो किसी तरह का एकेडमिक राइटिंग, वो बुक रिव्यू हो या और दूसरे तरीके का ओरिजिनल आर्टिकल है या कमेंट्री है या कुछ अदर तरीके के जो एकेडमिक राइटिंग है, तो सब राइटिंग का अपना एक डिमांड होता है। उस स्टाइल में वर्ड्स होने चाहिए, बिल्कुल स्टाइल सब। बिल्कुल। तो आप जर्नल की वेबसाइट पे जाएं, सपोज करिए आपको पब्लिश करना है ईपीडब्ल्यू, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, तो आप ईपीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ कंट्रीब्यूशंस वेबसाइट के सबसे नीचे आएंगे आप, ईपीडब्ल्यू के मेन वेबसाइट के नीचे, तो वहाँ लिखा है फॉर कंट्रीब्यूटर या फॉर ऑथर्स, ऐसे करके उसको क्लिक करके इसको पढ़ें आप। वहाँ पे बताएगा कि पोस्ट स्क्रिप्ट के लिए ये इतने वर्ड चाहिए, ये चीज चाहिए, बुक रिव्यू के लिए इतने वर्ड्स का क्राइटेरिया है और ये चीजें हम उसमें देखते हैं अपने उस आर्टिकल में। तो ऐसे हर एक जर्नल का एम और स्कोप होता है, और उसके सबमिशन गाइडलाइंस होते हैं, तो उसको डिटेल में पढ़ें आप। उसके बाद अपने मैन्युस्क्रिप्ट जो आपका रिव्यू या जो ड्राफ्ट है, आपका ओरिजिनल ड्राफ्ट है, उसको उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डिजाइन करें। क्योंकि कई बार क्या, ज्यादातर रिसर्चर्स का नहीं होता है कि हम लिख देते हैं और बिना जर्नल का डिटेल पढ़े हुए, उसका एम और इसको पढ़े हुए हम उसको सबमिट कर देते हैं, तो रिजेक्ट हो जाता है और उससे आप फिर फ्रस्ट्रेशन में आते हैं या फिर आप डिस्करेज आपको मिलता है कि आप नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट स्टेप यही है कि विद्या जो आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर आप कोई बुक रिव्यू करना चाह रहे हैं और किसी जर्नल को, स्पेसिफिक जर्नल को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उस जर्नल का जो भी आपको गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को देखना है। बिल्कुल। उस गाइडलाइंस के हिसाब से जो आप बुक रिव्यू कर रहे हैं उसको डिजाइन करना, आउटलाइन तैयार करना। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात की गई हो या उसके स्टाइल के बारे में बात की गई, उसको पहले समझिए, उसके हिसाब से अपने बुक को आप डिजाइन कीजिए। एग्जैक्टली। अब आता है कि विद्या भैया क्या होता है कि हम लोग बुक जब पढ़ते हैं तो खासकर जब हम लोग रिव्यू करने जाते हैं तो एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है वर्ड्स, जो उनका लिमिटेशन दिया रहता है। तो आपने तो काफ़ी अच्छा खासा बुक रिव्यू किया है, तो मैं देखता हूँ कि उसमें समस्या क्या आता है कि हमारे पास वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और जैसे आपने बोला कि क्रिटिकली और जो डिबेट हो रहा है वहाँ लोकेट करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो वर्ड्स का जो चैलेंजेस है उसको कैसे टेकल किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि आप लिखते जाते हैं और 2000 वर्ड्स हो जाता है और जो डिमांड होता है 1200-1300 होता है, तो उस चैलेंजेस को आप कैसे लिखते हैं? हाँ, वो चैलेंज एज ए ऑथर आपको हमेशा सेज आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन उसका सोल्यूशन एक ही है कि कहीं पे भी आप रिव्यू सबमिट करते हैं या कोई भी आर्टिकल सबमिट करते हैं, किसी तरीके का एकेडमिक राइटिंग आप सबमिट कर रहे हैं किसी भी जर्नल में, तो आप उस जर्नल पे जाएं और वहाँ पे ऑलरेडी जो पब्लिश है, सपोज करिए आपको बुक रिव्यू सबमिट करना है EPW में या कंटेम्प्रेरी वॉइस ऑफ दलित में करना है या सेज के किसी दूसरे जर्नल अर्बनाइजेशन में करना है, तो आप उस जर्नल पे जर्नल के वेबसाइट से जाके उनके जो पिछले जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जो पिछले रिव्यू पब्लिश हुए हैं, 2-4-5 रिव्यू को उठा के पढ़ें। उससे आपको एक स्ट्रक्चर का सेंस मिलेगा कि बाकी जो रिव्यू पब्लिश हुए उन्होंने कैसे लिखा है, क्या कैसे उनका आर्गुमेंट मूव कर रहा है, क्या थीमेटिक बुक रिव्यू कर रहे हैं वो लोग या चैप्टर वाइज बुक रिव्यू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो 2-4 जब रिव्यू या कोई भी, अगर आप ओरिजिनल आर्टिकल भी सबमिट कर रहे हैं तो 2-4 ओरिजिनल आर्टिकल्स को पढ़ें जो ऑलरेडी वहाँ पब्लिश हैं। 5-6 आर्टिकल्स का बस उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करें, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, किस तरीके का स्ट्रक्चर है उनका, बॉडी क्या है, कैसे वो आर्गुमेंट्स बनाए हैं, क्या क्या सेक्शन लिखे हैं। तो बुक रिव्यू में भी सेम होता है, हेडिंग्स कैसे हाँ, बीच में। तो बुक रिव्यू में भी सेम होता है कि आपको हार्डली 1100-1200 या मैक्सिमम 1500 वर्ड्स जो होते हैं बुक रिव्यू अलाउ होते हैं किसी भी जर्नल में, उससे ज्यादा का बुक रिव्यू अलाउ नहीं होता है। और उससे ज्यादा का बुक रिव्यू आप कर भी नहीं पाएंगे एक्चुअल में अगर रिव्यू कर रहे हैं तो, क्योंकि फिर तो उस बुक की सेम बातों को आप वहां पे लिख रहे हैं ना। तो बुक रिव्यू जब भी कर रहे हैं आप 2-3 चीजों का ध्यान रखें। एक कि ऑथर एज ए रीडर आप क्या सोच रहे हैं किताब को पढ़ रहे हैं, तो ऑथर को जो लिखना था उसने लिख दिया है कि वो जो सोचता था उसने जो किया। आपका सेंस क्या, आपका सेंस क्या है, आप उस टेक्स्ट को कैसे परसीव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, उसमें क्या गैप्स हो गए हैं, क्या गैप जो है एज ए रीडर आप लोकेट कर पा रहे हैं। जो आप परसीव कर रहे हैं उसको क्रिटिकली देखना है। हाँ, पूरी टेक्स्ट को क्रिटिकली देखना है। ठीक ठीक। पूरी टेक्स्ट को ही क्रिटिकली मतलब क्रिटिसिज्म नहीं है वो कि आप ऑथर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो नहीं। क्रिटिकल मींस कि आप उस टेक्स्ट को जो भी बुक है तो आप उसको कैसे बाकी सारे डिबेट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और कौन सी चीजों को वो ऑथर जो भी लिख रहा है वो तो थोड़ी ना सारे डिबेट्स को टच किया है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को मिस किया उसने। कुछ नए पर्सपेक्टिव थे जो ऐड हो सकते थे या कुछ नए पर्सपेक्टिव और इमर्ज हो सकते हैं उससे उस बुक के आने के बाद। तो एज ए रीडर दूसरा होता है कि बुक का सबसे जो रिव्यू का सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उसका मेथोडोलॉजी क्या है, ऑथर किस मेथड से बुक लिख रहा है। जैसे अगर मैं रिसेंटली एक बुक रिव्यू सबमिट किया हूँ अर्बन अनडिजायरेबल्स का, नीति पी और की लिखी हुई किताब है ये और अनंत कामत की किताब है। तो अर्बन अनडिजायरेबल्स किताब पे वो एथनोग्राफिक वर्क है कि वो बेंगलोर के स्ट्रीट जो सेक्स वर्कर्स हैं उसका उनका लाइफ उन्होंने ऑब्जर्व किया है 2-3 साल वहां रह के। तो एज ए रीडर आज पढ़े तो देखेंगे कि ऑथर किस मेथड से काम किया है। तो जब बुक रिव्यू करते हैं तो मेथोलॉजी भी उसमें बताना जरूरी होता है कि क्या मेथड है, क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेट मेथड हो सकता था क्या जो ज्यादा अच्छे से उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए। अगर एथनोग्राफी लिया हो तो हो सकता है उसकी जगह पर अगर रिव्यू मेथड क्यों नहीं लिया गया, हाँ, तो उसका भी कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन या जो बिल्कुल है तो उसको भी देखना पड़ेगा। उसको भी देखना पड़ेगा। हर एक बुक का अपनी मेथड होता है। कहीं कहीं पे बुक ऑथर डायरेक्टली मेंशन कर देता है कि दिस मेथड आई एम फॉलोइंग, बट कई बार वो बहुत ही मतलब अस्पष्ट होता है, आपको ढूंढना पड़ता है, सेंस करना पड़ता है उसको कि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है। आपको अपना यूज करना पड़ेगा, जो रिसर्चर का जो एक माइंड है एज ए रिव्यूअर का माइंड है उसको यूज करना पड़ेगा। इससे कहीं ना कहीं अब ये भी बात स्पष्ट हो रहा है कि अगर बुक रिव्यू कर रहे हैं तो मेथोडोलॉजी वाला भी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अगर मेथोडोलॉजी वाला पार्ट आपका सही नहीं है तो आप सही से सेंस नहीं कर पाएंगे। Exactly. अगर कोई बुक अगर मेथड बेस लिखा गया है और अगर मेथड को अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से फाइंडिंग भी आपको और उसको लोकेट करने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी। एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं कि विद्या अभी ओपिनियन पेज काफी लिखा जा रहा है। ओपिनियन पेज के लेकर आपको अगर लगता है कि हाँ ओपिनियन पेज अगर आप लिखना चाह रहे हैं जो 600-700 वर्ड्स का होता है और पेपर्स में या जर्नल्स में या मैगजीन में, तो उसको लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए? अभी एक बहुत ही इमर्जिंग मतलब एक डोमेन है जहाँ पे ज्यादातर रिसर्चर देखेंगे, फैकल्टीज को देखेंगे आप, तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यानी जो नॉन एकेडमिक स्पेस है। ऐसा कुछ नॉन एकेडमिक जैसा होता नहीं है कुछ, बट मतलब वो जर्नल नहीं है जहाँ पे पीयर रिव्यू होता है, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। या यूजीसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। वो कॉमन मास के लिए एक्सेसिबल है, जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस हुआ, हिंदू हुआ, क्विंट, राउंड टेबल इंडिया, लाइव वायर, द वायर, इस तरह की स्क्रॉल, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, द प्रिंट हुआ, तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म पे जो राइटिंग करते हैं उसको कहते हैं ओपेड। तो ओपेड जनरली जो होते हैं वो करंट डिबेट्स जो होते हैं, करंट का कोई इवेंट है उस पे आपका टेक होता है जो डे टू डे बेसिस पर। हाँ, सपोज करिए फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कल को कोई पॉलिसी, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा डिसीजन दे दिया, मान लीजिए अभी हाल फिलहाल
सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पे पिटिशन फाइल, मतलब स्टेट ने अपना वो सबमिट किया कि वो इस चीज को अप्रूवल नहीं दे सकते हैं क्योंकि सर्टेन थिंग्स उनके अगेंस्ट में है। तो सपोज करिए एज ए रिसर्चर अगर आप जेंडर पे काम कर रहे हैं, सेक्सुअलिटी पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए वो पिच है। पिच जो हम लोग मैगजीन और जर्नल के जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको उसको पिच कहा जाता है कि जो करंट में कुछ घटा हुआ इवेंट है या ऐसा कुछ न्यूज है उस पर कुछ पिच आप बिल्ड करते हैं और उन पिच को सबमिट करते हैं। तो ओपेड जो होते हैं जनरली 700-800 वर्ड्स के होते हैं, मैक्सिमम 800, क्योंकि वो लिमिटेड स्पेस होता है मैगजीन्स पे या ब्लॉग्स पे, तो उससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो ओपेड का खासियत ये होता है कि जनरली वो साइटेशन फ्री होते हैं, वहाँ पे साइटेशन नहीं करना, एपीए और एमएलए नहीं होता है। कई बार आप ऑथर कोई दूसरे का रेफरेंस लेके आर्गुमेंट कर सकते हैं कि राजीव भार्गव ने अपने किसी आर्टिकल में ये कहा था, तो उसके बाद आप कुछ सेकुलरिज्म पे कुछ लिख रहे हैं, साइटेशन नहीं होता, वहाँ पे हाइपर लिंक होता है कि आपने किसी को लिया है तो उसका जो वेबसाइट है जहां से आपने लिया है, जो टेक्स्ट है उसकी जहां से पब्लिश है, उसका हाइपर लिंक आप वहां पे पेस्ट कर देते हैं या बुक मेंशन कर देते हैं। मतलब हाइपर लिंक में ही वो डिटेल डाला जाता है, अलग से इंड नोट्स या फुट नोट्स या रेफरेंस नहीं डाला जाता है, क्योंकि वो ऐसा वो नहीं होता है। और जनरली जो ओपिनियन पीस होते हैं, ओपेड होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ओपिनियन होता है, आप क्या सोचते हैं। अगर सपोज करिए हायर एजुकेशन मेरा एरिया है और मैं लाइव या राउंड टेबल सबके लिए लिखता हूं, तो अभी मैं रिसेंटली मेन स्ट्रीम वीकली के लिए अपना एक आर्टिकल सबमिट किया है जो आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक, कि जो दलित बहुजन स्टूडेंट्स हैं कैसे उनका बिलोंगिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हायर एजुकेशन के स्पेसेस में, हम कैसे बिलोंगिंग बिल्ड कर सकते हैं ताकि उनको बिलोंगिंग का फील आए कैंपस में। तो उसमें सिर्फ मेरा आर्गूमेंट है कि मैं एज ए विद्यासागर क्या सोचता हूँ, ना कि हाँ मैंने कहीं कहीं रेफरेंस लिए हैं उसमें कि रिसेंट किताब है प्रोफेसर सुख कुमार की जिसमें वैसी बात कहते हैं, इसलिए इस डिबेट को और एक वो मिलता है, एक नया स्टेप मिलता है। आप अपने डिबेट को बेस या उसको आधार देने के लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं। और मैं जहां तक सेंस कर पा रहा हूँ कि ओपिनियन पेज में आपका इंटरप्रिटेशन वाला जो स्किल है उसका ज्यादा रोल आ रहा है। बिल्कुल, एज ए आप क्या इंडिविजुअल आपका क्या टेक है, क्योंकि उसका नाम ही ओपिनियन पीस, ओपेड, अपोजिट टू एडिटोरियल। एडिटर का कुछ स्टैंड होता है लेकिन आप डिसएग्री करते हैं कि ये चीजें हैं। मुझे लगता है कि इसमें कॉन्फिडेंस भी मैटर करेगा, आपका कॉन्फिडेंस। ओपेड वगैरह में तो आपका आर्गुमेंट है ना, वो आप खुद बिल्ड कर रहे हैं, आपका एक सस्टेनेबल ग्राउंड है जहां से आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आप कुछ डिफेंसिव लाइन लेके आते हैं, वो कहीं से रेफरेंस ले सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वहां पे साइटेशन रेफरेंस जैसा कुछ चीज नहीं होता है। हाइपर लिंक वगैरह डाल के आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपका टेक ज्यादा होता है। हाँ, आपका आर्गुमेंट ज्यादा होता है उसमें। और अब लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि पेपर प्रेजेंट, जैसे हम लोग अभी एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो पेपर प्रेजेंट करने का एक उनके होता है कि पेपर प्रेजेंट करना है। तो पेपर प्रेजेंट को लेकर जो उसके पहले आपको पेपर एक पूरा बिल्डअप करना पड़ता है, तो उसको लेकर विद्या अगर आप कुछ सजेशन देना चाहिए, उस पर अगर आपका कोई टेक हो कि उसको लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें अगर पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक थीम पर। तो अगर प्रेजेंटेशन की बात है तो मतलब अगर आपने पेपर लिखा है ऑलरेडी तो ज़्यादा मतलब चैलेंजेस तो नहीं है प्रेजेंटेशन में, बट अगर आप खासकर आप बड़े कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो जनरली जैसे क्या होता है कि जो भी बड़े कॉन्फ्रेंस हैं तो उनका ऑलरेडी हर एक चीज़ शेड्यूल होता है। अगर उन्होंने आपसे एब्स्ट्रैक्ट मांगा 300 वर्ड्स का, आपने सबमिट किया, देन वो कुछ 3-4 महीने 5 महीने का आपको डेडलाइन होता है जहाँ आप अपने पेपर को बिल्ड करते हैं। तो प्रेजेंटेशन में ज़्यादा इशू नहीं है अगर आपने वेल प्रिपेयर आपने ड्राफ्ट सबमिट किया है, मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट किया है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर को या जो भी कमिटी है उनको, तो प्रेजेंटेशन आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ही मतलब टफ चीज है जो प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने लिखा है ऑलरेडी ना। मैं आपसे ये जानना चाहता कि अगर आप कोई पेपर लिखना चाह रहे हैं तो पेपर लिखते समय क्या क्या सावधानी? ओके, लिखते वक्त जी का अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए कोई भी पेपर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं, खासकर रिसर्च के डोमेन में रिसर्च राइटिंग कर रहे हैं, एकेडमिक पेपर लिख रहे हैं आप, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जर्नल के गेस्ट एडिशंस आते हैं, यानी वहाँ पे सर्टेन थीम पे डेडिकेटेड होता है सर्टेन पीरियड का जर्नल। जैसे मान लिया अभी जे कास्ट है ब्रैंडिज यूनिवर्सिटी का जर्नल, तो एंटी कास्ट इटोपिया पे वहाँ पे इन्विटेशन सबमिशन मंगाया जा रहा है। तो जो रिसर्चर एंटी कास्ट इटोपिया पे काम कर रहे हैं उसके गेस्ट एडिटर प्रोफेसर सुख कुमार हैं, तो हर एक जर्नल का कुछ जेंडर पे, इंटरसेक्शनलिटी पे, लिटरेचर पे, तो कई बार होता है कि बहुत सारे स्पेशल एडिशंस आते हैं जहाँ पे इन्विटेशन मांगे जाते हैं, कंट्रीब्यूशन मांगे जाते हैं, उसका थीम होता है कई बार। लेकिन जर्नल जो सबमिशन होते हैं, मतलब किसी भी आप जर्नल को सबमिट करते हैं तो पेपर का अपना स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप EPW के लिए सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे कई तरह के पेपर होते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट है, कमेंट्री है, ओरिजिनल आर्टिकल्स है, ऐसे करके कई सारे हैं। तो आप कहाँ सबमिट करना चाहते हैं पहले आपको इसका क्लैरिटी होना चाहिए कि आप ओरिजिनल आर्टिकल सबमिट करना चाहते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, किस तरीके का करना चाहते हैं। उस तरह से हर एक जर्नल का भी अपना अलग अलग तरीके का आर्टिकल्स होता है, तो किस सेक्शन के लिए आप लिखना चाहते हैं।
तो पहले तो आप डिसाइड करिए किस सेक्शन के लिए लिखना चाहते हैं, देन फिर अपने मैन्युस्क्रिप्ट को आप तैयार करिए। मैन्युस्क्रिप्ट में ज़्यादातर अपने वर्ड्स का ध्यान रखना है कि अगर 10,000 से 15,000 वर्ड्स है, 6 से 7,000 वर्ड्स है, या 3 से 5,000 वर्ड्स है, तो कोशिश करें कि आप 5,000 एक वर्ड ना हो, या वो 4700 हो जाए, 4800 हो जाए, मिनिमम हो जाए, मतलब उससे, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल का ज़्यादा उसमें रोल होता है, जो पेपर लिख रहा होता है, जो ऑथर को ऑथर है, कि पेपर को कैसे स्ट्रक्चर करना है उसमें। मतलब मुझे लगता है कि एज ए एक्सटर्नल मतलब आप, हाँ, लेकिन अगर आप पेपर लिख रहे हैं या इवन बुक रिव्यू भी कर रहे हैं या कहीं पर कोई कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आप एकेडमिक जर्नल में, तो आप अपने पीयर ग्रुप को अपना आर्टिकल सबमिट करने से पहले अपने जो भी आपके ट्रस्टवर्दी पीयर ग्रुप है उसको आप अपने आर्टिकल्स को पढ़ाएं। क्योंकि पीयर रिव्यू का मतलब यही होता है कि आपके पहला आप पीयर रिव्यू आप अपने दोस्तों से कराएं, क्योंकि एक पीयर रिव्यू तो जो जर्नल करेगी वो करेगी। जैसे आप अफर्मेटिव एक्शन पर कोई अगर पेपर लिख रहे हैं या उस पर कोई बुक रिव्यू कर रहे हैं, तो कोई आपके जानने वाले में जो आपके सीनियर हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, जो उनको आप दिखा सकते हैं कि आपका कमेंट और आपका फीडबैक क्या है, उसके बाद आप आगे उस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच विद्या भैया, मेरे हिसाब से भी मेरे लिए भी काफ़ी लर्निंग प्रोसेस रहा है। थैंक यू। बस आप लास्ट में अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल दीजिए। नहीं, मतलब मैं यही कहूँगा लास्ट में कि एकेडमिक जो राइटिंग्स होती हैं बहुत ही एक रिगरस और पेनफुल एक्सरसाइज होता है। पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि जो भी रेप्यूटेड जर्नल हैं, जो भी अच्छी जर्नल्स हैं, वहाँ सालों लग जाती हैं आर्टिकल्स आने में। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अच्छे जर्नल में आप अपना नाम देखने में शायद आपको बहुत टाइम लग जाए। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि चूँकि सुधार्थी काफ़ी सारे मुद्दों पे, काफ़ी सारे रिसर्च के टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक हमारा ऑब्लिगेशन भी है कि हम चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च कम्युनिटी है उसके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।